यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल है प्रहार जीएस, PRAHARGS, इस तरह से स्पेलिंग है। इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर क्या है कि अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स पर। उससे पहले थोड़ा सा एक हम आपको रिटर्न पीछे जो पढ़े हैं उसका रिकॉल करवाते हैं। हम लोग क्या है कि जब इकोनॉमिक्स पढ़े थे, यानी अर्थशास्त्र, हिंदी में उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स को इसको क्या कहते हैं, धन का अध्ययन। अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब अध्ययन करना, यहाँ तक पढ़े थे। इसके जस्ट बाद अर्थव्यवस्था पढ़े थे। आप याद कीजिए, अर्थव्यवस्था पढ़े थे। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि धन के अध्ययन में जब किसी देश का नाम जुड़ता है तो दैट मीन्स उस देश का वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, बंद और खुला अर्थव्यवस्था। इसके अलावे हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बढ़े, 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इस तरह से हमारा पूरा शेड्यूल चल रहा था। उसके बाद अर्थव्यवस्था का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हमने बताया कि देश के आज़ादी के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ और जस्ट इसके अगले साल 1950 में योजना आयोग बना, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनाई जाती। उसी पंचवर्षीय योजना को हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 5 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का फुल डिटेल किए थे। उसमें हमने आपको बताया कि कृषि पे फोकस किया गया था। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद अपने यहाँ भोजन की सबसे बड़ी समस्या थी। तो उस भोजन की समस्या से निपटने के लिए उस समय की सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर बनाया और कृषि पर फोकस किया उन्होंने, ताकि लोगों को एक अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए उस समय की सरकार ने कृषि पर फोकस किया। अब क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई तो इसमें उद्योग पर फोकस किया गया। पहले कृषि फिर उद्योग। आप इसको याद रखेंगे कि पहले भोजन की समस्या थी, तब कृषि पे फोकस किया गया। उसके बाद क्या है कि जब लोगों को भोजन मिलने लगा तो अब उसको कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए, तो उसके लिए उद्योग लगाया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को काफ़ी महत्वपूर्ण जगह दिया गया। अब क्या है कि हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना का इसमें डिटेल करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका क्या है कि टाइमिंग पूछा जाता है, कब से कब तक चला। यह 1956 में शुरू हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना और 1961 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना आप याद करेंगे कि 1951 में प्रारंभ होकर 1956 तक, जैसा कि नाम है पंचवर्षीय योजना, दैट मीन्स 5 साल तक चलेगी पंचवर्षीय योजना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और दूसरी फिर 56 से 61, 5 साल इसी में जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसका डेट हमको याद हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इस योजना का मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आप पढ़े होंगे कि उसका मॉडल जो है हेरोल्ड डोमर के द्वारा तैयार किया गया था, जबकि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया। पीसी महालनोबिस से आप भली भांति परिचित हो गए। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि इनके जन्म दिवस 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं और इनको सांख्यिकी का पिता भी कहते हैं। तो आप पीसी महालनोबिस को पहले पढ़ चुके हैं। बस अब यहाँ पर याद करना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया और इस योजना को 4 क्षेत्रीय योजना भी कहते हैं। किसको? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। एकदम पॉइंट को बारीकी से समझिए। पहला पॉइंट क्या है कि यह कब से कब तक चला, 1956 से शुरू हुआ, 1961 तक चला। और दूसरा पॉइंट है कि इस योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया और इसे 4 क्षेत्रीय योजना कहते हैं। क्या है कि 4 अलग अलग सेक्टर पर इसमें फोकस किया गया, इसलिए इसको 4 क्षेत्रीय योजना कहते हैं। अब इसका मेन उद्देश्य, अब उद्देश्य को थोड़ा समझिए। क्या है कि जब कोई योजना बनेगी तो उस योजना के अंदर कोई ना कोई उद्देश्य होगा कि हमको करना क्या है।
तो उसी को उद्देश्य कहते हैं। 4 मेन उद्देश्य, मेन फैक्टर था। पहला हमने आपको बताया कि भारी उद्योग पर बल देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को फोकस किया गया, यानी कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया। दूसरा पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अब इसको याद कैसे करेंगे वो समझिए। दरअसल क्या है कि पहला पॉइंट है भारी उद्योग पर बल देना। तो जब उद्योग लगेगा तो यहाँ काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, तो उसमें क्या होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। तो पहला भारी उद्योग पर बल देना, दूसरा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो 2 पॉइंट ऐसे याद हो जाएगा। और नीचे का 2 जो है उसमें है समाजवादी ढंग से समाज का विकास करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना। अब इसको लॉजिक से जोड़िए, समाजवादी ढंग से समाज का विकास कैसे करें, जब लोगों का रोजगार लग जाएगा, पहले उद्योग लगेगा तब लोगों का रोजगार लग जाएगा। दूसरा पॉइंट आप आइए, तीसरा क्या है कि जब लोगों का रोजगार लग जाएगा तो अच्छा इनकम होगा, समाज में क्या करेंगे, वो विकास करेंगे। तो इस तरह से समाजवादी ढंग से समाज का विकास हो जाएगा। और चौथा पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि करना, जो मेन पॉइंट है पहला और चौथा, यही बार बार पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। भारी उद्योग पर बल देना और जीवन स्तर में वृद्धि करना, यानी लाइफ स्टाइल को ग्रोथ करना, लोगों के लाइफ स्टाइल को ग्रोथ करना। आप इस ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे, यानी उद्देश्य को याद रखेंगे, तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। लगभग आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या फिर बीपीएससी दे रहे हैं या बिहार एसआई का मामला आपका यहाँ से सुलझ जाएगा। तो आप इसको एकदम याद रखिए बारीकी से उद्देश्य को। इसका उद्देश्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर बल देना, जब उद्योग लगेगा तो दूसरा पॉइंट पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, तीसरा समाजवादी ढंग से समाज का विकास करना, और चौथा जीवन स्तर में वृद्धि करना, यानी कि लाइफ स्टाइल को ग्रोथ करना, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा ग्रोथ करेंगे। सरकार के द्वारा ये चारों पॉइंट रखा गया। इसके अलावा अब क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना में हम क्या पढ़े, पहला पॉइंट हमारा भारी उद्योग पर बल देना, इसको अब फोकस कीजिए। प्रथम पॉइंट पर भारी उद्योग पर बल देना। दरअसल जब भारी उद्योग यानी कि हैवी इंडस्ट्री की बात की गई तो क्या हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक 1 बाय 1 करके कई जो है स्टील प्लांट की स्थापना की गई। इस्पात संयंत्र हिंदी में कहते हैं स्टील प्लांट को। तो उसी पॉइंट को हमने यहाँ नोट किया है कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई इस्पात संयंत्र की भी स्थापना की गई। अब उसका नाम जो है यहाँ देख रहे होंगे राज, बीरू, भीरू, दुबरी। दरअसल ये ट्रिक है। अब क्या है कि उस इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट का नाम याद करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड का जो आप 4 देख रहे हैं, राज, ऊपर राज, उसके बाद बीरू, भीरू और दुबरी, आप इसको क्लियर कीजिए। राज, बीरू, भीरू और दुबरी। आप क्या है कि राज से आप याद करेंगे राज और बीरू। तो आप एक बार शोले पे जाइए, शोले फिल्म देखे होंगे। शोले में क्या है कि राज और बीरू नहीं है, शोले में है जय और बीरू। तो क्या करेंगे, जय को हम लोग बसंती के साथ भेज देंगे और DDLJ से राज को उठाकर यहाँ बिठा दीजिए। DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहाँ से राज को यहाँ लाइए और उसके बाद पढ़िए राज और बीरू। 2 नाम याद हो गया, राज और बीरू। अब उसके बाद नीचे भीरू और दुबरी है, यानी कि भीरू जो है बीरू का भाई भीरू और दुबरी भीरू की गर्लफ्रेंड। तो इस तरह से आप पूरा लॉजिक से पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। राज और बीरू, उसके बाद भीरू, बीरू का भाई भीरू और भीरू की गर्लफ्रेंड दुबरी। अब क्या है कि ये क्या है, ये ट्रिक है। अब इधर नाम है राज से हो गया राउरकेला स्टील प्लांट, इस्पात संयंत्र, और जौ से जर्मनी की सहायता से। ये क्या है कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और भारी उद्योग पर बल देने पर फोकस किया गया, तब हमारा देश उतना समृद्ध नहीं था कि अकेला कोई एक बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर सके। तो उसके लिए किसी न किसी देश की सहायता लेनी पड़ी। तो उसी देश का नाम है, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है किस देश की सहायता से बनाया गया, तो वो जर्मनी की सहायता से बनाया गया। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, उसी का ट्रिक है। रा से राउरकेला स्टील प्लांट और जौ से जर्मनी। तो ये राज का क्लियर हो गया। राज से क्या करेंगे, राउरकेला स्टील प्लांट, जर्मनी की सहायता से। ठीक, अब इसको याद करने का फिर एक बार तरीका आप देख लीजिए। ऊपर का 2 देख रहे हैं राज और बीरू, आप शोले याद कीजिए। शोले में कौन है, जय और बीरू। अब क्या है कि जय को थोड़ा सा इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, भैया जय आप कहीं घूमने जाइए, और जय को या फिर बसंती के साथ भेज दीजिए। तो जय यहाँ से चला गया, इसके जगह पर राज को ले आइए। राज कौन है, DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहाँ से राज को लाइए, यहाँ बिठा दीजिए। अब पढ़िए राज और बीरू, 2 याद हो गया, राज और बीरू। बीरू का भाई जस्ट भीरू और भीरू की गर्लफ्रेंड जो है दुबरी।
इस तरह से आप चारों नाम याद हो गया, राज, बीरू, भीरू और दुबरी। अब राज से याद कीजिए, राज से राउरकेला, यहाँ पर हमने लिख दिया राउरकेला इस्पात संयंत्र, और जौ से जर्मनी की सहायता से बनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकदम हमने पॉइंट बारीक से लिख दिया है कि इस पंचवर्षीय योजना, दैट मीन्स दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई इस्पात संयंत्र की भी स्थापना की गई, उसी का नाम है। रा से राउरकेला इस्पात संयंत्र, जौ से जर्मनी की सहायता से। दूसरा बीरू, बीरू में बौ को लीजिए, बौ से बोकारो इस्पात संयंत्र, और रूस से रूस की सहायता से। आपसे यही प्रश्न में पूछे जाएंगे, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया, तो वो रूस की सहायता से लगाएगा। जबकि भीरू, तीसरा भीरू है, ये भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र ये भी रूस की सहायता से लगाया गया। और चौथा है दुबरी, दू से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और ब्री से ब्रिटेन की सहायता से। इस तरह से आप चारों का नाम याद कर लेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, मामला एकदम सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप पूरा लॉजिक के साथ पढ़िए। क्या है कि इकोनॉमिक्स में जितना लॉजिक लगाइए उतना आपका क्या है, बेसिक क्लियर होगा। तो थोड़ा सा आप देखिए राउरकेला कहाँ है, राउरकेला को आप पढ़ेंगे कि ये राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, ठीक। बोकारो झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं आसानी से, 3-4 बार आप अगर रिकॉल कीजिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो है झारखंड में, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इस तरह से आप स्टील प्लांट के नाम और किस देश की सहायता से बनाए गए उसको भी आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते। इसके बाद क्या हमने कहा कि जब ये स्टील प्लांट लगा तो दूसरा पॉइंट रोजगार के अवसर में, जब कोई प्लांट लगेगा तो वहाँ काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, तो अपने आप रोजगार का अवसर बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तीसरा है समाजवादी ढंग से समाज का विकास करना, और चौथा पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि करना। इसी को हमको समझना है। जीवन स्तर दैट मीन्स कह सकते हैं आप लाइफ स्टाइल, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है। अब शुरू में देश आज़ाद हुआ तो लोगों का क्या लाइफ स्टाइल रहा होगा उस समय। लोग जिसके पास ना खाना है, ना काम करने के लिए कोई काम है, किसी तरह का इनकम नहीं है। जब इनकम नहीं रहेगा तो अच्छा एडुकेशन भी नहीं मिलेगा, अच्छा एडुकेशन उसके पास नहीं है तो उसका हेल्थ सिस्टम भी एकदम गया गुजरा हुआ रहेगा। तो लाइफ स्टाइल जो उस समय था हम लोगों का एकदम बद से बदतर था। अब इसी लाइफ स्टाइल को सरकार क्या करना चाहती थी, इसमें ग्रोथ करना चाहती थी, लोगों के लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहती थी। तो सरकार ने क्या किया, इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में जगह दिया कि हम जीवन स्तर में वृद्धि करेंगे। आप लाइफ स्टाइल के डिटर्मिनेशन को याद कीजिए, निर्धारण को। क्या होता है कि पूरे विश्व में मानव विकास, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे यानी कि लोगों के जीवन में वृद्धि करेंगे तो उसको मानव विकास ही कहेंगे। तो मानव विकास को क्या होता है कि दिखाने के लिए कि किस देश में मानव विकास कैसा है, उसके लिए मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक। मानव विकास सूचकांक आप करेंट अफेयर्स में याद करते होंगे कि मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत का स्थान वर्तमान में 129वां है। दरअसल वही मानव विकास सूचकांक है। तो अब क्या करेंगे, जीवन स्तर में वृद्धि करेगी सरकार, तो उसके साथ हम लोग जोड़ कर पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक को। काहे कि जब लाइफ स्टाइल में चेंज होगा भारत में तो मानव का विकास होगा। तो यहीं पर इसको टॉपिक में ले लेंगे मानव विकास। जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगे, जितना लॉजिक से पढ़िएगा आपका उतना क्लियर होगा इकोनॉमिक्स। जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर किसका होगा, मनुष्य का होगा। मनुष्य के जीवन स्तर में वृद्धि करेंगे तो मानव का विकास होगा। तो यहीं पर मानव विकास को हम लोग चैप्टर में ले लेते हैं। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता। अब मानव विकास सूचकांक इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट मीन्स HDI। अब क्या है कि HDI को हम लोग टॉपिक में ले लेंगे। जस्ट सब कुछ जोड़ कर पढ़ना है कि जहाँ से जो मिले उसको जोड़ कर उसी जगह समाप्त कर देना है। इससे हमारा इकोनॉमिक्स जो है वह बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, मानव विकास सूचकांक को पढ़ते हैं। अगला हम लोग मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योग पर बल दिया गया, फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर बल दिया गया, समाजवादी ढंग से समाज का विकास करना, और चौथा पॉइंट हमारा जीवन स्तर में वृद्धि करना। हम इसी को पढ़ रहे थे, जीवन स्तर में वृद्धि करना, इसी को रिलेट किया हम मानव विकास सूचकांक के साथ। लेकिन जहाँ पर आप अपने कॉपी में राज, बीरू, भीरू और दुबरी लिखे होंगे तो उसमें क्या है कि बीच वाला जो बीरू होगा
उसको कहते हैं बोकारो स्टील प्लांट, जो रूस की सहायता से लगाई गई। तो उसमें पॉइंट में लिख लीजिएगा उसके जस्ट बाद नीचे में कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई। लेकिन हमने इसको यहाँ पर इसलिए पढ़ा ताकि हमारा जो ट्रिक का सेटिंग है, राज, बीरू, भीरू और दुबरी, ये जो सेटिंग हमारा है वो बना रहे। आप इसको पूरा लॉजिक से याद रखिएगा कि ये जो बाकी का 3 राज, भीरू और दुबरी है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया। लेकिन जो बीरू है यानी कि बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से बना, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया। तो इस पॉइंट के बाद जस्ट आप इसको नोट कीजिएगा और फिर से अब आइए हम लोग मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। दरअसल क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने मुख्य उद्देश्य बताया। मुख्य उद्देश्य था सरकार का भारी उद्योग पर बल देना। उद्योग लगेगा तो दूसरा पॉइंट रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, तो अपने आप रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा जब उद्योग लगेगा तब। और तीसरा समाजवादी ढंग से समाज का विकास करना। और चौथा जीवन स्तर में वृद्धि करना, यानी कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें सरकार ग्रोथ करना चाहती है। अब लाइफ स्टाइल के ग्रोथ जब होगा तो मानव का विकास होगा। और मानव विकास को दिखाने के लिए पूरे विश्व में क्या होता है, एक रैंक जारी किया जाता है जिसको कहते हैं HDI रैंक। आप पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो उसी को हमने जस्ट इसके बाद टॉपिक में ले लिया, एकदम रिलेट करके। आप पढ़ेंगे कि जीवन स्तर में वृद्धि करना पड़ रहे थे यानी कि मानव के विकास के बारे में, तो जस्ट हमने मानव विकास पढ़ लिया। इसका फुल एंड फाइनल डिटेल कर लेंगे, इससे हमारा ऑब्जेक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य भी क्लियर हो जाएगा, मानव विकास भी क्लियर हो जाएगा। तो अब आप आइए बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। तो मानव विकास सूचकांक इसको कहते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। आप इसको याद रखेंगे, मानव विकास सूचकांक का शॉर्ट फॉर्म है HDI, पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब क्या है कि इसका जस्ट पहला पॉइंट आइए, HDI को जारी करने वाली संस्था यानी कि जो मानव विकास सूचकांक जारी करते, जैसे वर्तमान में हमारा देश मानव विकास सूचकांक में 129वें नंबर पर है। लगभग 193 देशों की सूची में हमारा नंबर 129वां है, यानी कि कंडीशन बिल्कुल ख़राब कंडीशन है। मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकते, ठीक ठाक भी है और ख़राब भी है, इस तरह से आप ले सकते हैं। 129वां नंबर है तो ठीक। और पहला पॉइंट आइए, HDI को जारी करने वाली संस्था का नाम। HDI को जो जारी करती है यानी कि मानव विकास सूचकांक को जो जारी करती है उस संस्था का नाम है UNDP। UNDP, तो आप जस्ट UNDP का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। UNDP इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक संस्था है जो HDI जारी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक को। और इस UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और आप यहाँ पर एक डेट याद रखिएगा कि जो UNDP है वो 1990 से HDI रैंक जारी करती है, ठीक। अब क्या है कि आप समझिए कि ये रैंक जारी करती है HDI कौन? UNDP। अब UNDP किस तरह से जारी करती होगी वो अगला पॉइंट जस्ट हमारा वही है। तरीका क्या होता होगा, वो किस तरह से किसी भी देश के लोगों के विकास को यानी मानव विकास सूचकांक को जारी करती है। तो अब सर समझिए तरीका, पहले पूरा लाइन पढ़िए। क्या है दूसरा पॉइंट हमारा कि HDI के निर्धारण यानी मानव विकास सूचकांक के निर्धारण के लिए जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, जीवन प्रत्याशा होता है। जीवन प्रत्याशा के निर्धारण के लिए लाइफ स्टाइल होता है यानी जीवन स्तर होता है। और लाइफ स्टाइल के 3 एसोसिएट को हिंदी में कहते हैं सहयोगी। तो लाइफ स्टाइल के 3 एसोसिएट हैं, एडुकेशन, हेल्थ और इनकम यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये 3 हैं। आप इनको समझिए। दरअसल बात क्या है कि आपको थोड़ा सा छका रहा होगा कि जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जीवन प्रत्याशा और उसके बाद जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल आप समझ रहे होंगे। तो शुरू से समझिए, जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों का औसत आयु, मानकर चलिए हमारे यहाँ क्या है 10 लोग रह रहे हैं, ठीक। और इनका आयु किसी का 10 लोग नहीं, इतना लंबा लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। मानकर चलिए कि 5 लोग रह रहे हैं, किसी का आयु 40 साल है, किसी का 30 साल है, किसी का 10, किसी का 20 साल है, किसी का
15 साल है और किसी का 50 साल है। तो इसका एवरेज निकालते तो हम लोग क्या करते, सबको जोड़ देते आपस में, 40 30 70 20 90 50 140 10 50 155। अब 155 और कितना लोग है, 5 लोग हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते, 5 तिया 15 5 एकम 5, यानी कि 31 वर्ष एवरेज आयु। तो किसी भी देश में रहने वाले लोगों का जो एवरेज आयु होता है उसको क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक, अब इस जीवन प्रत्याशा के निर्धारण के लिए क्या होता है, लाइफ स्टाइल। हमने लिखा जस्ट, जीवन प्रत्याशा के निर्धारण के लिए होता है लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर। अब लाइफ स्टाइल के निर्धारण के लिए क्या होता है, लाइफ स्टाइल के 3 एसोसिएट होते हैं। हमने जस्ट लिखा लाइफ स्टाइल के निर्धारण में 3 एसोसिएट होते हैं सहयोगी, एडुकेशन, हेल्थ और इनकम। क्या है कि शिक्षा अगर किसी व्यक्ति का बेहतर रहेगा या फिर किसी देश का जो एडुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ रहने वाले लोगों का हेल्थ भी अच्छा होगा। क्या है कि उसके पास नॉलेज अच्छा रहेगा तो वो क्या है, अपने आप अपना हेल्थ अच्छा रख सकता है, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। और जब ये दोनों अच्छा होगा तो ये इनकम खुद ब खुद अच्छा करेगा। अगर मान कर चलिए इन तीनों में से कोई एक गड़बड़ है, किसी व्यक्ति का हेल्थ स्वास्थ्य खराब है, तो जब हेल्थ खराब रहेगा तो ना तो वो सही रूप से शिक्षा ले पाएगा, ना उसको इनकम होगा। तो इससे क्या होगा, लाइफ स्टाइल हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है कि लाइफ स्टाइल के ग्रोथ करने के लिए तीनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। किसी भी लोग के पास, किसी भी आदमी के पास अच्छा एडुकेशन, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये दोनों ठीक है तो इनकम अपने आप होगा, इनकम वो खुद ब खुद अच्छा कर लेगा। तो इस तरह से जब तीनों चीज़ एक आदमी में बैलेंस रूप से मिलेगा, यानी कि संतुलन बना रहेगा तीनों का, तो उसका क्या होगा, लाइफ स्टाइल ग्रोथ करेगा। जब लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, उसका जीने का तरीका अच्छा होगा, इनकम भी होगा, एडुकेशन भी होगा, हेल्थ भी होगा, तो वो अपने आप अच्छा भोजन करेगा, अपने आप अच्छा भोजन करेगा। जब अच्छा भोजन करेगा तो उसका जीवन प्रत्याशा, यानी कि रहने वाले लोगों के जो औसत आयु है उसमें वृद्धि होगी, और जब औसत आयु में वृद्धि होगी तो हमारा HDI रैंक जो है वो हाई हो जाएगा। 129 पे हैं हम, 100 पे भी आ सकते हैं, 80 पे भी आ सकते हैं, 70 पे भी आ सकते हैं। इस तरह से हम HDI में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, एक बार और समझिए कि HDI का निर्धारण होता कैसे। आप यहाँ पर इसको ग्राफ बना लीजिए, सबसे ऊपर HDI, मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, इसको देखते हैं थोड़ा, HDI, ठीक। और HDI के निर्धारण के लिए क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा। थोड़ा सा क्या है कि इकोनॉमिक्स में इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश पे पढ़िएगा तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। एक्सपेक्टेंसी, ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और HDI के निर्धारण के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के निर्धारण के लिए होता है लाइफ स्टाइल। पूरा इस ग्राफ को आप बना लीजिएगा, कॉपी में समझ आएगा। और लाइफ स्टाइल के 3 एसोसिएट हैं, एडुकेशन E से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, हेल्थ और इनकम। एडुकेशन को E से, हेल्थ को H से और इनकम को I से। अब समझिए क्या है, HDI का जो निर्धारण होता है मानव विकास सूचकांक का, उसके लिए क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा होता है। जीवन प्रत्याशा हम बता चुके हैं कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों का जो औसत आयु होता है उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और जीवन प्रत्याशा के निर्धारण के लिए लाइफ स्टाइल होता है। लाइफ स्टाइल के 3 एसोसिएट होते हैं, एडुकेशन, हेल्थ और इनकम। अब क्या है, इसी चीज़ को समझना है। अगर किसी भी व्यक्ति का एडुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो अपने आप उसका हेल्थ भी बेहतर होगा, क्योंकि वह क्या करेगा, अच्छा भोजन करेगा। एडुकेशन अच्छा होगा तो अच्छा भोजन करेगा, अच्छा जगह पर जाएगा, इससे उसका हेल्थ भी बना रहेगा ठीक ठाक, और ये दोनों ठीक रहेगा तो उसका इनकम भी अच्छा होगा। इस तरह से क्या होगा, जब तीनों में क्या है, बैलेंस रहेगा, एडुकेशन, हेल्थ और इनकम, तो उसका लाइफ स्टाइल क्या है, अपने आप ग्रो करेगा। जब लाइफ स्टाइल ग्रो करेगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि यहाँ पर किसी भी देश में रहने वाले लोगों का जो औसत आयु है उसमें वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो हमारा HDI रैंक क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से UNDP क्या करती है, HDI रैंक को जारी करती है। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट है जो इसको हम नोट में लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब क्या है कि आगे का पॉइंट हमारा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ HDI। HDI को हम सब लोग समझ रहे थे कि HDI को जारी करने वाली संस्था UNDP है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और किस तरह से जारी करती है, इसको अगर आप एक बार और समझना चाहें तो समझ ले। क्या होता है कि HDI के निर्धारण के लिए, यानी कि HDI को जो निर्धारण किया जाता है, यानी कि उसका जो आंकड़ा तैयार किया जाता है, उसके निर्धारण के लिए क्या होता है, जीवन
प्रत्याशा, हम आपको बता चुके हैं जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों का जो औसत आयु होता है उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और इस जीवन प्रत्याशा के निर्धारण के लिए होता है जीवन स्तर, इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइफ स्टाइल, ठीक। और जीवन स्तर के निर्धारण में 3 एसोसिएट सहयोगी होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, आप इन तीनों पॉइंट को अब क्या है कि अब नीचे से समझिए कि किसी भी व्यक्ति का शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम, आय, तीनों अगर बेहतर होगा, यानी कि तीनों बेहतर होगा तो उसका जीवन स्तर क्या होगा, लाइफ स्टाइल में चेंज होगा, वो अच्छा घर बनाएगा, अच्छा भोजन करेगा। जब अच्छा भोजन करेगा तो जीवन प्रत्याशा उसका क्या ग्रो करेगा। यानी कि मान लीजिए अभी इंडिया में लोगों का औसत आयु 68.3 बस इसी के आसपास है, तो क्या होगा, इससे बढ़ेगा 75 हो सकता है, 80 तक हो सकता है एवरेज आयु। तो जीवन प्रत्याशा जब हमारा बढ़ेगा तो HDI रैंक में हमारा स्थान क्या करेगा, ग्रो करेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग 129 नंबर पे हैं, 100 पे भी आ सकते हैं, 80 पे भी आ सकते हैं। तो इस तरह से HDI रैंक जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अब HDI के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आइए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ HDI टॉपिक में लीजिए इसको। अब क्या है, इसका पहला पॉइंट है कि HDI को इंट्रोड्यूस यानी कि इसके बारे में बताने का श्रेय जो है पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। इनका नाम आप याद रखिएगा कि HDI को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है। और इनके इस कार्य में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी मदद की थी। और अमर्त्य सेन को इस कार्य के लिए 1998 में क्या है कि नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998। इस डेट को भी आप याद रखेंगे। HDI का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर रहें तो क्या है कि HDI को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय यानी कि इसके बारे में सबसे पहले UNDP को सुझाव देने का श्रेय किसको जाता है, महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और उनके इस कार्य में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी मदद की थी, जिसके लिए अमर्त्य सेन को लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और अगला पॉइंट है, भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले HDI रैंक को जारी किया था। कौन है, मध्य प्रदेश। अब क्या है कि हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तीसरी पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग क्या करें, अगर इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से समझना है तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से एकदम सीरीज में वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा, एकदम आसान है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रहार GS चैनल है, रोज़ रोज़ स्पेलिंग बताना भी ज़रूरी नहीं है। क्या है कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए धन्यवाद।